हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो आज अब ट्रांसफार्मर के अंदर है जो हमारा चल रहा था सीरीज। इस ट्रांसफार्मर के अंदर अगर बात करें तो हमने मैग्नेटिक सर्किट किया, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए उस पर बेस्ड। ध्यान रहे हर सेक्शन में मैं अगर ट्रांसफार्मर कर रहा हूं तो ट्रांसफार्मर के अंदर कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उसमें हम उठा लेंगे क्वेश्चन, फिर कोई टॉपिक होगा तो क्वेश्चन भी लगातार साथ के साथ करेंगे। अब आज मैं वर्किंग और प्रिंसिपल पढ़ा रहा था, पर मैं चाह रहा हूं कि जो चीजें उसमें बीच में तंग करे उनको पहले डील कर लेते हैं। एक बार छोटा टर्म है आइडियल ट्रांसफार्मर, उसके बारे में जानना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के, तो दोनों में डिफरेंस देख लेना, आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ये जो हाथ में मेरे हैं ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है ना। तो एग्जांपल के तौर पे हम बहुत सारी चीज देखेंगे। जो भी आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो, आज डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल होता है। आइडियल कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई कहेगा कि सर आइडियल नहीं एग्जिस्ट करता तो पढ़ते क्यों हैं, तो उसका बहुत बड़ा रीजन होता है। उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे क्यों पढ़ते हैं। तो आइडियल पढ़ने का एक तो रीजन ये है। दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद हम चले जाएंगे अपने वर्किंग और प्रिंसिपल पे, है ना। इसके वर्क कैसे करता है ट्रांसफार्मर। एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात देखिए, ट्रांसफार्मर जब आप सीखेंगे ना, जैसे ट्रांसफार्मर का वर्किंग कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है, वर्किंग बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नए हैं, उसको एट इंस्टेंट अगर मैं करने लगूंगा तो दिक्कत होगी। देखिए इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, अब एक ही चीज को एक ही जगह अगर सीखना शुरू कर दोगे तो दिक्कत है और कंप्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। उसको रिड्यूस करने के लिए ध्यान रखें, हो सकता है ट्रांसफार्मर जब आप मैं करूंगा तो उसमें कुछ चीज आपको लगता है स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना। स्किप इन द सेंस कि कोई टॉपिक नहीं आप बढ़िया जाने हैं, मैं एक एक चीज को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। कुछ चीजें अगर रह जाएंगे आखिरी तक अगर आप ट्रांसफार्मर कंप्लीट करेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि ट्रांसफार्मर हमने बहुत बेहतर सीखा। कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि एट इंस्टेंस किसी को वर्किंग सिखा रहा हूं, कुछ चीज सिखा रहा हूं, तो अब कोई टर्म जैसे अभी आई नॉट यूज हो जाएगा, आई म्यू यूज हो जाएगा, तो आई नॉट आई म्यू हम यूज आगे करेंगे, लेकिन यहां मैं बोलता हूं तो उस चीज को खाली समझ लीजिए, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट, कोर लॉस कंपोनेंट, वो सब आगे हमारे आएंगे। तो कुछ इस तरीके की चीजें ध्यान रखना चाहिए आपको। और एक चीज बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए कोई घर बनता है ना तो ईंटें हम लोग यूज करते हैं, तो धीरे धीरे बनता है और जब घर बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रांसफार्मर उसी तरीके से फाइनल जब कंप्लीट होगा आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। कुछ टर्म है जो इस क्लास में अगर रह जा रही है तो अगले क्लास में वो ऐड हो जाएगा। आपको लगेगा कि अगर यहां मैं आई म्यू को नहीं जान रहा हूं तो अगले क्लास में आई नॉट का जब नो लोड करंट आएगा तो वो सब चीजें आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, लगातार एक चीज को पकड़ के रखिए। मशीन पढ़ रहे हैं तो आखिरी तक ट्रांसफार्मर को पढ़िए, मशीन पूरा कंप्लीट कीजिए। एक टीचर से पढ़िए, बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, आपको 100% बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कि एक मशीन को पढ़ने के 10 इधर टीचर को पकड़ने से बहुत अच्छा है कि एक टीचर को 10 बार पकड़ लिया जाए, जिंदगी भर में कॉन्सेप्ट आप नहीं भूल पाएंगे। तो ये चीजों का ध्यान है, आप जहां भी पढ़ते हैं एक टीचर को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका वाकई में हर चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। चलिए आज से हम शुरू करते हैं हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ये क्यों लिया, जब हम आगे वर्क करेंगे ना, आगे हम जब क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें हमको दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी कि प्रैक्टिकल क्या होता है। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि प्रैक्टिकल को करके एक बार निपटते हैं। क्या है प्रैक्टिकल, अब हम बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो प्रैक्टिकली डेली लाइफ में यूज होते हैं, जो अपन यूज करते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाए, आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए, ये देखिए तो प्रैक्टिकल है। आइडियल की बात की जाए तो आइडियल ट्रांसफार्मर, कोई पूछता है व्हाई आइडियल, यहां देखो लिखा हमने, हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाई आइडियल, आइडियल ट्रांसफार्मर कहता है कि इसके अंदर लॉसेस नहीं होते हैं। ये वैसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर लॉसेस नहीं होते। ठीक है, नहीं होता तो हम प्रैक्टिकली अचीव भी नहीं कर सकते, तो क्यों पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन ये बनता है, देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर एक रेफरेंस होता है और हम चाहते हैं हर हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नियर क्लोज टू आइडियल ट्रांसफार्मर जाए। इसका मतलब समझिए, मेरा ये टारगेट होता है हमेशा कि हमारा बना हुआ हर ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नियर क्लोजर टू कहां पहुंचे, आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर के पास पहुंचने का क्या मतलब है कि अगर हमने कोई ट्रांसफार्मर मान लीजिए डिजाइन किया है और इसमें लॉस जो है, क्षति लॉस जो है
50, मान लो 100 वाट भेजा हूं, 50 वाट यही खत्म हो जा रहा है, 50 वाट डिलीवर हो रहा है, इसका मतलब 50% लॉस हो रहा है और उस लॉस को हमको कम करना चाहिए। यानी मैं रेफरेंस किससे लूं कि मेरा 50% नहीं खर्च होता है या इससे कम होगा, तो हम आइडियल से रेफरेंस लेंगे, उसमें कोई खर्च नहीं था, 50 इधर दिए तो 50 उधर मिल गया। लेकिन हम जो डिजाइन कर रहे हैं 50 वाट दे रहा हूं तो 100 वाट दे रहा हूं तो 50 ही मिल रहा है, इसका मतलब है 50 क्षति है, तो इस क्षति को कम से कम किया जाए। जीरो तो नहीं कर सकते, अगर इस क्षति को 5 वाट किया जाए और 100 दे रहा हूं तो 95 वाट उधर मिल जा रहा है, इसका मतलब हम बहुत आइडियल के करीब पहुंच रहे हैं और वो ट्रांसफार्मर बहुत बेस्ट ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है ना, तो हमेशा आइडियल ट्रांसफार्मर इसलिए पढ़ते हैं कि हाउ मच क्लोजर टू एनी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, हाउ मच क्लोजर टू आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब आइडियल ट्रांसफार्मर की एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, तो क्या क्या है ये देखिए। आइडियल ट्रांसफार्मर का एग्जांपल हमने इस साइड लिया है, प्रैक्टिकल के लिए इस साइड लिया है। आइडियल ट्रांसफार्मर कहता है इसकी परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, परमिएबिलिटी इनफाइनाइट, नो डाउट बहुत अच्छे से बताया हूं पहले के लेक्चर में परमिएबिलिटी क्या होता है। परमिएबिलिटी वो बताता है किसी मटेरियल के लिए उससे कोई फ्लक्स कितना ज्यादा गुजर पाता है, कोई जो वाइंडिंग के पास जो फ्लक्स डेवलप हुआ है वो कितना गुजर पाएगा, इधर से टोटल का टोटल इधर से गुजर जाएगा, इसका मतलब इसकी परमिएबिलिटी स्कोर की बहुत बढ़िया है। अगर टोटल नहीं गुजर के कुछ लीकेज हो जा रहा है, कुछ यहां से भी गुजर जा रहा है, इसका मतलब इसकी परमिएबिलिटी कम है, तो हम कहेंगे आइडियल के लिए क्या होता है, आइडियल के लिए परमिएबिलिटी हमेशा क्या होता है जी, इनफाइनाइट। आइडियल के लिए इनफाइनाइट, किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होगी तो टोटल प्रोड्यूस्ड फ्लक्स इस कोर से ही गुजरेगा, इस रास्ते से कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, लीकेज नहीं होना चाहिए, यानी कोई क्षति नहीं होनी चाहिए फ्लक्स की, तो इसीलिए परमिएबिलिटी शुड बी हाई। तो किसी ट्रांसफार्मर का, आइडियल ट्रांसफार्मर का परमिएबिलिटी हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट मतलब कोई क्षति नहीं। अब समझिए, लेकिन इसके अंदर हम प्रैक्टिकल की बात करें, इनफाइनाइट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्स, अगर 100 फ्लक्स यहां से निकल रहे हैं तो 98 फ्लक्स इधर से जा रहा है, तो 2 लीकेज हो जाता है। टोटल फ्लक्स में 2 लीकेज, 2 ही इधर से क्यों गया? क्योंकि हवा का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है और कोर का रिलक्टेंस कम होता है। उन सब के बारे में मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सर्किट को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, इस चीज का ध्यान रहे। वो नहीं करोगे तो सब मैग्नेटिक सर्किट या ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक सर्किट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कहीं ना कहीं आपको उलझने आ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रहे। चलिए, तो हमने बोला कि परमिएबिलिटी शुड बी हाई, यानी इनफाइनाइट। प्रैक्टिकल के लिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर किसी कोर की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट है, इसका मतलब उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो है। मैग्नेटाइजिंग करंट को आई म्यू से डिनोट करते हैं, जब वर्किंग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक करंट होगा नो लोड करंट। नो लोड करंट कंडीशन होता है, एक वेक्टर सम होता है मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस कंपोनेंट करंट, ठीक है ना। तो वही मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो। अगर कोई कहे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट क्या हो जाएगा, तो वो भी जीरो। नो लोड करंट भी जीरो, मैग्नेटाइजिंग करंट भी जीरो। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स हैं आपके, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जबकि इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ क्षति होगी ही होगी। इस कोर के अंदर मैग्नेटाइज करने में, किसी कोर को मैग्नेटाइज करने में क्षति होगी। इसकी बीएच कर्व के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, अभी जाके बीएच कर्व है यहाँ पे हमने बनाया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, पहले हम समझ लेते हैं जो जो पॉइंट है। तो इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो, कोर लॉस कंपोनेंट जीरो, नो लोड करंट भी जीरो, ठीक है। लेकिन इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रैक्टिकल है तो कुछ ना कुछ करंट जाएगा। नो लोड करंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वर्किंग ट्रांसफार्मर के वर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन लॉस शुड बी जीरो, कहता है आयरन लॉस जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। आयरन लॉस कहने का क्या मतलब, जब हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मटेरियल तो हम बोला था कोर के अंदर कौन सा लॉस होता है, इस कोर में आयरन लॉस। कोर तो आयरन का बना है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको आयरन लॉस, इसी में होता है आयरन लॉस। और कंडक्टर वाइंडिंग है, कंडक्टर क्या वाइंडिंग है, इसमें क्षति जो होता है उसको कॉपर लॉस, कॉपर का बना होता है तो कॉपर लॉस। तो बाद में हम बात करेंगे, पहले देखिए आयरन लॉस क्या होना चाहिए, जीरो। जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें कोई क्षति नहीं होती, तो आयरन लॉस जीरो, यानी पी आयरन को WI करके भी लोग लिखता है, तो पी आयरन लॉस जीरो। लेकिन क्या यहाँ पे आयरन लॉस जीरो हो सकता है? प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे क्षति तो होगी, आयरन के अंदर क्षति होगी। उस लॉस को हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे उस लॉस को कह रहे हैं हम आयरन लॉस जीरो नहीं होगा, यानी कुछ हो कम ही होगा पर होगा, लो होगा कम होगा पर होगा। और हमेशा वोल्टेज पे डिपेंड करता है, बाकी हम चीजों डिस्कस करेंगे।
यहाँ कहा जाता है इस वाइंडिंग आइडियल ट्रांसफार्मर है उसके वाइंडिंग में, ये जो वाइंडिंग है इंडक्टर बन गया है ना, लेकिन इसका रेजिस्टेंस हम कहते हैं जीरो। ये जो कॉपर का बना है ना, जो वाइंडिंग ये कॉपर का बना है उसका रेजिस्टेंस बोला जाता है कि जीरो है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। यानी कॉपर का जो ये वाइंडिंग बना है, कॉपर का जो ये बना है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। यानी ये कॉपर या प्रैक्टिकल हो या आइडियल हो, तो प्रैक्टिकल के लिए तो हम बात करेंगे, आइडियल में कॉपर लॉस क्या होता है? जीरो। कॉपर लॉस जीरो, इसका मतलब यहीं पे देखिए अगर रेजिस्टेंस से जीरो हो गया तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइंडिंग क्या है? जीरो। जीरो ओम, तो रेजिस्टेंस जीरो तो कॉपर लॉस क्या होगा? जीरो। क्योंकि कॉपर लॉस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो रेजिस्टेंस से अगर जीरो तो कॉपर लॉस हमेशा क्या होगा? जीरो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं हमेशा बोलता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉपर लॉस, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा कंडक्टर हो सकता है जिस तार का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में मैं देखता हूं कि इस कंडक्टर का जो भी वाइंडिंग होगा जिसको लपेटा गया है उसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो नहीं होगा तो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। को रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम। इस कॉपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है ना, तो सो कॉपर लॉस क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। कॉपर लॉस भी होगा पर वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, तो फिलहाल आप जरा समझ जाइए। नेक्स्ट है लीकेज फ्लक्स जीरो। अगर कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसका लीकेज फ्लक्स जीरो होगा। कैसे जीरो होगा भाई? क्योंकि जितना मान लो 100 लाइन ऑफ फ्लक्स यहां से लिखना, जब हमने करंट दिया तो 100 लाइन निकला, तो कहता है 100 लाइन जो है टोटल 100 लाइन कोर से ही गुजर जाता है। तो जब 100 लाइन कोरे से गुजर जाएगा इसका मतलब कोई लीकेज फ्लक्स यहां से नहीं हो रहा है, हवा से होके कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। इसका मतलब लीकेज फ्लक्स जो है वो हमारा क्या है? जीरो। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स हमेशा क्या होता है? जीरो। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो लीकेज फ्लक्स जीरो। लेकिन इसमें अगर मैंने 100 फ्लक्स जितना करंट दिया उसके करस्पॉन्डिंग अगर 100 लाइन ऑफ फ्लक्स निकला है, यहां से 100 लाइन ऑफ फ्लक्स निकला है तो 98 इधर गया तो 2 फ्लक्स लाइन इधर से भी गुजरता है, सिमिलरली यहां से भी गुजरता है। इसका मतलब ये लॉस है, इसी को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। इसी को क्या बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स। तो यहां पे लीकेज फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, डिपेंड करता है क्या रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता है, ठीक है ना। कम मात्रा होते हैं पर प्रैक्टिकली में एग्जिस्ट करता है, यहां पे होते हैं जीरो। नेक्स्ट आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बीएच कर्व। नेक्स्ट है हमारा बीएच कर्व के रिगार्डिंग। ये किसी मटेरियल के लिए होता है। बीएच कर्व हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये किसी मटेरियल के लिए होता है। तो बीएच कर्व की अगर बात करो आप, तो बीएच कर्व की यहां पे मैं बात करता हूं। देखिए बीएच कर्व में हमने पढ़ा था कि मटेरियल के लिए, प्रैक्टिकली किसी मटेरियल में एक बार कॉइल एनर्जाइज्ड होता है उसका कंडक्टर, तो वो फिर जीरो बीएच कर्व लगातार बनाता है ना। रिटेंटिविटी बताया था, कर्सिविटी बताया था, तो सब चीज हमने अच्छे से कर रखा है। चलिए अब देखिए, जब कोई प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो तो हमने पहले समझिए बीएच कर्व में क्या बताया था। अगर कोई वाइंडिंग लूप बनाता है, कोई कोर मटेरियल के अंदर अगर बीएच में लूप बनाता है तो लूप बनाएगा तो एरिया जितना बढ़ेगा उसके समानुपाती उसका लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस। ध्यान दें, हिस्टेरिसिस लॉस। तो लॉस हमारे जो होते हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते एरिया बढ़ेगा तो लॉस बढ़ता जाएगा। इसमें एरिया बनाता ही नहीं। आइडियल में हम मानते हैं कि लॉस ही नहीं है, तो जो ये कर्व बनाना था इसको, ये कर्व ये बनाता है ही नहीं। इसका मतलब कैसा कर्व बनाता है? ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व बनाता है। ये कैसा कर्व बनाता है? स्ट्रेट लाइन का। तो बीएच कर्व में एरिया स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो स्ट्रेट लाइन का एरिया होगा क्या? जीरो। अगर एरिया जीरो तो इसका हिस्टेरिसिस लॉस, पी हिस्टेरिसिस लॉस जो होगा वो भी जीरो हो जाता है ना। तो लॉस हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस जीरो, लेकिन एरिया जीरो हुआ तब आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किसी ट्रांसफार्मर में, है ना, जब कोई आइडियल ट्रांसफार्मर हो तो उसका बीएच कर्व में लाइन कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिमाग में ये कैसा? एक स्ट्रेट लाइन बनाता है या लीनियर लाइन बनाता है, ठीक है। लेकिन ये कोई भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वो कुछ ना कुछ एरिया बनाएगा, और एरिया बनाएगा तो एरिया जीरो हो नहीं सकता। तो बीएच कर्व में पी हिस्टेरिसिस लॉस होता। आप कहिए सर लॉस हिस्टेरिसिस कहां से आ गया? तो ध्यान रहे, आगे हम डिस्कस करेंगे। कोर लॉस जो होता है, कोर लॉस ये 2 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा से पढ़ना ये सब, अभी मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। कोर लॉस में होता है, एक होते हैं हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा होता है
एडी करंट लॉस। हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके मटेरियल के अंदर। इस कोर के अंदर दो प्रकार के लॉस होते हैं कोर, वो इस कोर में एक हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। कैसे एडी करंट प्रोड्यूस होता है, कैसे हिस्टेरेसिस होता है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। अगर किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई दिक्कत है तो बैक वीडियो जरूर देखेगा, ठीक है, तभी आपका बहुत अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। आई होप इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो भी होते हैं उससे रिलेटेड हमने टर्म को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जब ट्रांसफार्मर के वर्किंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आइडियल वर्ड होगा यूज, तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो इसके रिलेटेड टर्म हो। अब हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग को करने से पहले एक चीज और जानेंगे। वो क्या? वो एक चीज ये है कि कोई भी ट्रांसफार्मर जो है टाइप्स उसका देख लेंगे। ट्रांसफार्मर की क्या टाइप्स हैं? ट्रांसफार्मर के टाइप्स कई बार पता नहीं लगता, तो ऑटो ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, वर्किंग सबको वही होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाइज कुछ अलग होते हैं, कनेक्शन वाइज कुछ अलग होते हैं, वोल्टेज लेवल वाइज कुछ अलग होते हैं, करंट वाइज अलग होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड ट्रांसफार्मर अलग होते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एक बार पढ़ लेंगे, मुझे आइडिया हो जाएगा ट्रांसफार्मर का ये टाइप है, ये टाइप है, इसके ये टाइप है, इसके किसके बेसिस पे किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको इसके बाद देखनी है। ओके, तो हमने आपके सामने ये रखा है, प्रेजेंट किया है। अब बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वर्किंग एंड प्रिंसिपल वी मस्ट हैव टू नो अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हमको इसके बारे में जानना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले टाइप्स क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टेप अप डाउन, फिर कभी सिंगल फेज, 3 फेज, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत आपको तंग कर लेता है कई बार, तो उनके रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स को देखते हैं। एक चीज और, आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट अगर कोई भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का चैनल का नाम है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एजुकेशन, है ना। टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, वहां पे अपडेट्स आपके मिलते हैं। कई बार आप लोग के नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन डायरेक्ट वहां पे दे देता हूं, और कोई पीडीएफ ऐसे होते हैं जो वहां पे मिल जाते हैं आपको। और ऐप बहुत जल्दी आने वाला है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का ऐप होगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे लेक्चर्स वहां पे भी अवेलेबल मिलेंगे और एक प्रॉपर मैनर्ड में मिलेंगे, बहुत सारी चीज वहां पे देखने को मिलेगा। तो ऐप भी आई होप कि आज की क्लास से बिफोर 10 डेज आफ्टर आपको बहुत सारा मटेरियल वहां पे भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है? तो कई बार जैसे ही किसी से पूछ लो तो सीधे बोलता है स्टेप अप और स्टेप डाउन, सिंगल फेज, 3 फेज, पर वो रिजल्ट ही बताता है किसके बेसिस पे, है ना, किसके बेसिस पे। अब मैं तो ट्रांसफार्मर है तो वही चीज, पर बेसिस पर अलग अलग बेसिस करें तो अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं। वोल्टेज के बेसिस पे बोले कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जो स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है ना। आप ट्रांसफार्मर देखते हो स्टेप अप, जैसे आपके घरों में जो इस टाइप का ट्रांसफार्मर दिखता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पहले 11,000 केवी का आता है, 11 केवी का आता है ना, और वो आपको 440 मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है वहां पे, और 220 भी मिलता है आपको, अल्टरनेट मिलता है। तो वहां पे क्या होता है ऐसे ट्रांसफार्मर के कंडीशन में, आपको वोल्टेज के आधार पे बोला गया, ट्रांसफार्मर का टाइप तो बोला गया, लेकिन उससे पहले किसके आधार पे भाई। तो जब भी आपसे बोला जाए किसके आधार पे, तो वोल्टेज के आधार पे स्टेप अप और स्टेप डाउन। हालांकि ये सब बताऊंगा V1 V2 कौन बड़ा किस लिए होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से पूछ लिया जाता है। ध्यान रहे, ये जो क्लासिफिकेशन करा रहा हूं इसका मतलब क्या है, हम इसमें वो भी पॉइंट आउट करेंगे कि इतने में से किसको फोकस करना है, आपका एग्जाम किसको पूछता है, क्या सबको पूछता है या सबको नहीं पूछता, या किस सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर के दो भाग, टर्नों की संख्या कम कर देते हैं तो वोल्टेज घट जाता है, बढ़ा देते हैं वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमने आप लोग को बता चुका है कंस्ट्रक्शन के आधार पर दो है। जैसे ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर, आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी रिगार्डिंग जरूर लिखेंगे, जो मैं दिखा रहा हूं ये टाइप ट्रांसफार्मर का कौन सा है, ठीक है। तो हम एक चीज बताएंगे कि ट्रांसफार्मर जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ कोर टाइप और सेल टाइप, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कोर टाइप और सेल टाइप। ध्यान रहे एग्जाम में इसके बेसिस पे इसमें डिफरेंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पता ना हो तो इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस हमने इसीलिए लिखवाया था, इसके डिफरेंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 0 लेवल टू हीरो लेवल पूछ दिया जाता है ना।
कभी छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है स्टेप डाउन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो उसके आधार पर भी स्टेप अप और स्टेप डाउन को पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो सेल टाइप और कोर टाइप जो हमने पढ़ा है, मोस्टली जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, कहीं भी आप देखोगे ना तो इसी ट्रांसफॉर्मर से हमेशा वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन या दिखाया जाता है मोस्टली, क्योंकि ये आसान होते हैं बनाने में, है ना, तो टीचर भी उसको आसानी से सॉल्व कराते हैं, आपको बताते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पे, है ना, दो तरीके से बांटा गया। ऐसे तो छोटे लेवल में पढ़ा जाए तो एक और होते हैं बेरी टाइप, है ना, बेरी टाइप भी पढ़ा जाता है, उसके कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा डिफरेंट होता है, पर मेनली हमारे दो ही टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के आधार पे, सिंगल फेज, थ्री फेज, है ना, तो उसके आधार पे ट्रांसफार्मर को दो तरीके से बांटा गया है, सिंगल फेज और थ्री फेज। ध्यान रहे, सिंगल फेज को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिंगल फेज सबसे बड़ा पोर्शन है आपके ट्रांसफार्मर का, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से देखने को मिलता है। वो बोलता नहीं कि इस चीज के बारे में बताइए, उसमें सिंगल फेज का बताइए, थ्री फेज का नहीं, आपको नॉर्मली पूछे जाते हैं तो हमेशा जवाब इसी पे बेस पे होता है। ये चैप्टर छोटा होता है, तो सिंगल फेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इनको फोकस करना है अपने को। थ्री फेज भी पढ़ना, ये बड़ा चैप्टर अपने आप में ये भी है, पर इसके कंपेरिजन छोटा है ना, इसके तुलना में ये छोटा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेटिंग, रेटिंग के आधार पे भी ट्रांसफार्मर को बांटते हैं। रेटिंग के आधार पे दो तरीके से ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। समझ लीजिए, पावर ट्रांसफार्मर वो है जो आपके घरों में लगे होते हैं ना, आपके खंभों में जिससे आपका सप्लाई आता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसीलिए बोलता है ना जेई किसका बनना है, डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन का, तो ये सब भी होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ट्रांसफार्मर जो गांव या सिटी 220 वोल्ट 440 वोल्ट पे जो कनेक्शंस करने आते हैं, जेई भी होते हैं आपके, तो वो भी होते हैं, तो उस टाइप का वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसलिए बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन जूनियर इंजीनियर, है ना, किसमें जाना है, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन में। तो चलिए हम बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसमें हम कंज्यूमर हैं वो लगे होते हैं, उससे हमारा कनेक्शन डायरेक्टली होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और एक होते हैं पावर ट्रांसफार्मर। जब आप पावर ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो ये हैवी ट्रांसफार्मर होता है, इसके साइज बहुत लार्ज होते हैं। जनरली एक ग्रिड के अंदर, सब स्टेशन के अंदर देखने को मिलता है आपको। हाई रेटिंग पे टाइप का ट्रांसफार्मर करता है, काम करता है। तो इस टाइप का ट्रांसफार्मर जिसकी लोड फ्लक्चुएशन बहुत कम होते हैं, इसमें लोड फ्लक्चुएशन बहुत होता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाले में लोड फ्लक्चुएशन आप समझिए, आप ही के घर में ट्रांसफार्मर है, सुबह से शाम तक लोड में भर दिन में कितने फ्लक्चुएशन होते होंगे। एक गांव के अंदर भी सोचो या एक सिटी में सोचो, कोई लाइट ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, तो वहां पे लोड का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। जबकि पावर ट्रांसफार्मर में लोड का फ्लक्चुएशन बहुत, जैसे पावर ट्रांसफार्मर किसी इंडस्ट्री को सप्लाई देना, वो 24 घंटा इंडस्ट्री रन करता है, तो लोड में फ्लक्चुएशन बहुत कम, रेयरली देखने को मिलता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 65 से 67% होती है, कई बार 70% भी होता है, कुछ एग्जाम में तो 55% भी दे देता है। तो ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में इतने एफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि लोड में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98% तक जाती है, 95 से 98, 99। क्यों? इसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ पे लोड फ्लक्चुएशन नहीं होता। पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, आपको मैं बता दूं, कोई इंडस्ट्री को सप्लाई डायरेक्ट जा रहा है, तो वो इंडस्ट्री हमेशा तो बंद होता नहीं, ऐसा नहीं कि सुबह चालू के सामने। तो ऐसा कंडीशन अगर नहीं होता है तो उसमें हमेशा लोड मेंटेन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ही हम पढ़ेंगे, इसी में जब रेटिंग इसकी बढ़ने लगती है तो इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन स्कीम लगाए जाते हैं, पंखे तक लगाए जाते हैं, इसके ब्लेड्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। उस टाइप का कंजर्वेटर वगैरह में तेल, ऑयल जो यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस टाइप का, जबकि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में ऑयल का एप्लीकेशंस नहीं होते हैं। जबकि बड़े ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन से बड़ा होता है पावर ट्रांसफार्मर, इसमें कंजर्वेटर वगैरह के साथ साथ इसमें रिले का यूज होता है। रिले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, याद रहे, रिले जो हम खोज रिले यहाँ यूज करेंगे ट्रांसफार्मर के, ये एक ऐसा रिले है जो फॉल्ट आने से पहले डिटेक्ट करता है। दुनिया का पहला एक ऐसा रिले है, इस चीज का भी ध्यान रखना, जो फॉल्ट आने से पहले डिटेक्ट करता है, जिसको हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। कई बार तो डिस्ट्रीब्यूशन में रिले नहीं यूज करते हैं, पर पावर ट्रांसफार्मर में यूज मोस्टली करते हैं, क्योंकि ये फॉल्ट आने से पहले डिटेक्ट करता है। उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बखोज रिले के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और वहां पे बीदर वगैरह के बारे में, बीदर के बारे में पढ़ेंगे, इस चीज का आप लोगों को ख्याल रहे। तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये सब मिल जाता है आपसे। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन के आधार पे, यानी ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या होता है, हाई ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें बहुत ज्यादा करंट वोल्टेज की रेटिंग होती है, और अपने पास इंस्ट्रूमेंट मापने का कम रेटिंग का है, तो कैसे वहां जोड़ेंगे, संभव ही नहीं है। और क्या पोल पे जाके जोड़ेंगे, क्या नहीं जोड़ेंगे। तो जहां ग्रिड पे आता है, सब स्टेशन पे आता है, तो वहां पे हमारे लगे होते हैं सीटीपीटी,
करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ऑन द मेजरमेंट के आधार पे भी इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफार्मर को दो तरीके से बांटा गया है, सीटी और पीटी। सीटी और पीटी ये आपको मशीन में भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सीटी और पीटी। एक अलग से टॉपिक ही बना है जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कम से कम इसके 17-18 ऐसे पॉइंट हैं जिसको अगर जान लो तो एग्जाम में मोस्टली कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में टकरा ही जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा एक तो प्रॉपर सिलेबस देने का, मेजरमेंट का भी मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि क्योंकि बहुत बच्चे का ये भी कहना था मेजरमेंट, मैं मेजरमेंट भी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मेजरमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मेजरमेंट के प्रॉपर सिलेबस कैसे तैयार किया जाता है, मैं हर जगह देखता हूँ सिलेबस यूं ही दे दिया जाता है, उसका अरेंजमेंट नहीं है। आमीटर दिया फिर पीएमएमसी दिया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोल रहा है, जबकि उसको प्रॉपर्ली एक तरीका देना चाहिए, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए कि किस तरीके से मेजरमेंट के सिलेबस को पढ़ा जाए और किस तरीके से खत्म हो जाए और आपको पता ही न चले जैसे कि अभी तक आगे के सब्जेक्ट्स को हमने किया है। चलिए, तो सीटीपीटी आपको ध्यान रखना है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ना आगे अपने को। इंस्ट्रूमेंटेशन में खासकर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मशीन के अंदर तो नहीं भी देखने को मिले पर इंस्ट्रूमेंटेशन में हमको देखने को मिलेगा। चलिए, तो उस लिहाज से इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग के आधार पे भी ट्रांसफार्मर को हम तीन भागों में बांट देते हैं। वाइंडिंग के आधार पे आप कहोगे सर तीन तरीके से कैसा, सिंगल वाइंडिंग, टू वाइंडिंग एंड 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कौन सा आ गया, तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसका एग्जांपल होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर एक ही वाइंडिंग होते हैं, वो बात अलग है, कुछ टर्म कॉमन होने के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी में हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उसमें हमेशा टर्न वाइंडिंग जो होते हैं सिंगल वाइंडिंग, ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं ऐसा होता है, टर्न होते हैं कैसा है, सिंगल वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसमें ऑटो ट्रांसफार्मर। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, आपके एसएससी में हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि बताइए इतना रेटिंग क्या होगा अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट कर दिया जाए ऑटो ट्रांसफार्मर, तो बताइए इसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी, इसकी रेटिंग कितने % बढ़ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसको हम न्यूमेरिकल टाइप से भी करेंगे। तो आपके लिए ये भी एक अच्छा चैप्टर है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ हमने बोला टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, कोर टाइप और सेल टाइप जिसको आपने पढ़ लिया, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में वो हमारे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करूँ ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है वो 6 वाइंडिंग होते हैं, या तो डेल्टा डेल्टा होगा, डेल्टा डेल्टा होगा, या फिर स्टार स्टार होगा, या फिर डेल्टा स्टार होगा, है ना, या फिर स्टार डेल्टा होगा। तो ये सब टाइम, अब इसमें 6 वाइंडिंग कहां से आ गया जी, तो देखिए डेल्टा में कितने 1 2 3 और डेल्टा में 1 2 3, तो किसी को भी लोगे तो कितने वाइंडिंग बनते हैं 6। कहोगे सर फिर कैसे, और बताइए कुछ कैसे 6 वाइंडिंग होंगे, तो और भी तरीका बता देता हूं। 6 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ये देखिए ऐसे कोर होगा उसका, तो एक वाइंडिंग इस पे और दूसरा वाइंडिंग इस पे, 3 ये एक ट्रांसफार्मर से कहीं से आया, अब कहीं जाने वाला कौन से लें, तो फिर इसी पे वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग और तीसरा वाइंडिंग, तो टोटल वाइंडिंग की संख्या कितनी होगी, 6 वाइंडिंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग के आधार पे हम इसको नॉर्मली 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम ज्यादातर पढ़ते हैं। तो ध्यान रहे, ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर, इन तीनों को बहुत डेप्थ में पढ़ना। आई होप कि आप लोगों को ये चीज एक रफ डाटा आइडिया लग चुका होगा। अब हम वर्किंग और प्रिंसिपल से उसका स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर में, कोई दिक्कत नहीं होगा, विद एनिमेशंस। इसमें मेरी कोशिश होगी कि जितने हम एनिमेशंस का यूज कर सकें फिजिकली दिखे, क्योंकि लैब के अंदर आप हो नहीं, और जब चीजें सामने में दिखती है तो वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बीच मैं आपको कुछ ट्रांसफार्मर दिखा देता हूं जो कि आप पढ़ते कुछ और हो, बनाते ड्रॉ कुछ और हो, और जब प्रैक्टिकली देखने जाओगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर किस तरीके से होता है। एक एक लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं ट्रांसफार्मर आपको बताता हूं। तो देखिए, एक एक ट्रांसफार्मर जितने मैंने लिखा हो ना, एक बार आप देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसमें खासकर सीटीपीटी तो वाकई में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लगेगा वाकई में किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले स्टेप आप देखिए कुछ इस तरीके से होता है, उसके बाद में बात करूं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस तरीके से होता है। देखिए, स्टेप अप में ये होता था कि टर्नों की संख्या ज़्यादा है सेकेंडरी साइड ताकि वोल्टेज ज़्यादा होगा, लेकिन स्टेप डाउन में टर्नों की संख्या सेकेंडरी साइड कम है तो वोल्टेज कम होता है, इसीलिए मैंने लिखा था V2 जो होता है V1 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोर टाइप सेल टाइप, जिसको हम अभी तक पढ़ते आए थे, कोर टाइप और सेल टाइप। तो कोर टाइप और सेल टाइप की बात करूं तो कोर टाइप ये रहा कंस्ट्रक्शन में, है ना, और सेल टाइप ये रहा।
तो कोर टाइप सेल टाइप में आई होप दिक्कत भी नहीं होगा। और ये ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये बाहरी आउटर बॉडी पे वाइंडिंग नहीं है, जबकि सेल टाइप में इनर साइड पे रहता है और कोर टाइप में बाहरी साइड इसका वाइंडिंग होता है, जिसको हम स्टडी भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसको अभी तक आपने डिस्कस करते आया है, और 3 फेज ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जहां तक बात हो रही है, तो पावर ट्रांसफार्मर को अगर आप देखेंगे तो पावर ट्रांसफार्मर देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसके में मैंने बोला था अभी कि फैन लगे होते हैं इसके अंदर, है ना, फैन लगे होते हैं, बहुत बड़ा लार्ज साइज होते हैं इसके। तो पावर ट्रांसफार्मर देखिए कितना भयावह लग रहा है अपने आप देख के, जब आप ग्रिड जाओगे, सब स्टेशन जाओगे, तब आपको अंदाजा आएगा कि किस तरीके से कोई जेई यहाँ पे काम करता होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो। फिर मैं बात करूं सीटी, ये देखिए सीटी है और ये पीटी है। सीटी पीटी देखिए इस तरीके से होते हैं, जो हमारे यहाँ पे लगे होते हैं आपके ग्रिड के अंदर। सीटी पीटी हमारे ग्रिड में लगे होते हैं। और मैं बात करूं तो सिंगल फेज, 3 फेज और ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो ये पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अकॉर्डिंग हम और नेक्स्ट क्लास में आगे और भी देखेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।